सबसे पहले तो ये है कि आपने सब में ई बोर्ड पे तो रजिस्ट्रेशन, आपने फीस तो पे कर दी हुई है, रजिस्ट्रेशन भी हो गई है आपकी ई बोर्ड पे कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी। हाँ, ई बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई आपकी? कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप जो संजय पंडित जी हैं ना उनसे पूछ लो। उन्होंने मेरे को मैसेज डाला था कि आस्क द स्टूडेंट्स टू। सर फोन ही नहीं उठाते वो, उनको पूछें क्या? नहीं, अभी मैं आज उनको बोलता हूँ कि आप आपका फोन अटेंड करें ना। वो बीच में थोड़े ही वाज नॉट फीलिंग वेल, बीमार थे, तो दैट्स व्हाई ही वाज नॉट पिकिंग फोन। और मैंने भी उनको एक दो किया तो दे डिडंट अटेंडेड। तो अभी ही इज़ इन गुड हेल्थ। अभी आप क्योंकि उन्होंने मेरे को मैसेज कन्वे किया था कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं की करवाई स्टूडेंट्स ने। अब पर्टिकुलरली नेम बाय नेम नहीं बताया उन्होंने। तो एक तो ये है, दूसरा आप कुछ जो सेकंड मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार हमारी एडमिशंस एज कंपेयर टू अदर स्ट्रीम्स अच्छी है एग्रीकल्चर की। मेरे को जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास, so about 10 admissions have been made, ठीक है ना। लेकिन दे एक्सपेक्ट कि मोर देन 20 हो जाएंगी, मतलब उससे ज़्यादा ही। तो आप भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करो। इफ़ एनी योर फ्रेंड इज़ नोन टू यू तो यू रिकमेंड फॉर दिस साई कॉलेज एग्रीकल्चर को, क्योंकि इस बार एग्रीकल्चर का जो ट्रेंड है देन अदर स्ट्रीम्स इस बार अच्छा है। तो एटलीस्ट आप दो दो लाओ ना। अभी तो अक्टूबर पूरा फुल अक्टूबर मंथ इज देयर, तो उनकी क्लासेज जो हैं 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं आपके जूनियर्स की, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की। तो सभी को यू शुड मेक योर एफर्ट्स तो गेट सम एडमिशंस। करोगे आप इस बार? आपको कोई जानते हैं आपके तो नेचुरली योर जूनियर्स जो आपके स्कूल में थे उनको करो, जो नियर बाई प्लेसेस पे जो हैं आपके, ठीक है ना। तो करोगे इसको? हाँ तो बोलो। यस सर। सर अपने बैचमेट्स ही कांटेक्ट में नहीं है, जूनियर्स कहाँ से होंगे? नहीं, बैचमेट नहीं है कंटेक्ट में तो यूनियंस मेरे मतलब कि चलो समथिंग इज देयर। कोई आपको टीचर ही जानते होंगे, सम टीचर मस्ट बी नोइंग ऑफ योर स्कूल या कुछ ऐसा है। मतलब अगर काम करना हो ना तो हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इवन दिस अंडर कोविड-19 आपने देखा है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन कंस्ट्रेंट्स तो बहुत से काम हो रहे हैं, है ना। इवन देन देर इज नो हिंड्रेंस ऑन डूइंग एनी वर्क, तो वो हो जाता है। बट डिटर्मिनेशन शुड बी देयर। तो ये चीज़ें तो हैं ही हैं, ठीक है ना। इफ़ यू हैव इन योर माइंड यू हैव टू गेट द एडमिशंस देन सर्टेनली भी यू विल गेट, ठीक है ना। तो होल हार्टली इसको करना है। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू बिकॉज दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर यू आल्सो, कि ना अच्छा एक एजुकेशन मिलेगी और आप यू कैन गिव द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, हाँ? तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि मैं 2 एडमिशंस फ्रॉम योर्स ईच ऑफ यू मस्ट डू, 2 एडमिशंस करनी है। तो तीसरा जो है कि आज जैसे कि मैंने रात को भी आपके व्हाट्सएप मैसेज पे डाला है, ठीक है ना, कि किसान मेला है टुडे, देयर इज वर्चुअल किसान मेला। पता है ना आपको ये सब? यू नो व्हाट दिस थिंग? यस सर। टुडे देयर इज किसान मेला। लास्ट टाइम तो हम गए थे फिजिकली, वी saw that किसान मेला at गुरदासपुर, but this time there is no मतलब actual किसान मेला। this is the virtual किसान मेला, ऑनलाइन किसान मेला। सर एंड गुड मॉर्निंग। तो पीएचयू इसको ऑर्गेनाइज कर रही है ऑन 18th एंड 19th सितंबर। तो उसमें उन्होंने लिंक भी भेजा है, तो जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है आई हैव शेयर्ड विद यू, ठीक है ना। तो उसमें वो कोई कोड भी दिया हुआ है, तो दैट कोड यू हैव टू स्कैन एंड गेट इट ऑनलाइन विद द पीएयू। तो मैं अभी आई वाज ट्राइंग इट, लेकिन मैं तो उसको नहीं कर पाया। तो जो पीएयू की आप देखना कि यू गो टू द पीएयू साइट, एटलीस्ट योर डिफरेंट सेशंस आर देयर, ठीक है ना। काफ़ी सेशंस हैं उसमें। तो एनी ऑफ दिस सेशन यू अटेंड एंड यू गिव योर फीडबैक कि आपने उससे क्या सीखा है, कल हम उसको डिस्कस करेंगे।
कल तो सैटरडे, वी विल नॉट बी एबल टू, विल डिस्कस ऑन मंडे। तो आज भी जहाँ आफ्टरनून में आप देखो इसको, तो यू मस्ट मतलब सी, कोई देखो कि यू नो द टेक्नोलॉजी बेटर देन मी, आपको पता है कि, बट यू मस्ट सी, उसका फेसबुक भी है, इवन यूट्यूब भी है, पीएयू का जो साइट का लिंक भी दिया है, वो कोड भी दिया हुआ है एक, जो आपने जो बाहर क्या होता है, क्यू कोड जो होता है, तो उसको आपने स्कैन करके उसके साथ मोबाइल के साथ लिंक करना है, तो ठीक है ना। तो यू शुड मतलब हैव द नॉलेज, क्योंकि बहुत दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट बाय सीइंग, बाय सिटिंग एट योर होम, यू विल बी एबल टू सी द किसान मेला, ठीक है ना। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आजकल आप देख रहे हैं ऑन द टीवी एंड अदर फील्ड में भी, ऑल डिबेट्स, ऑल दिस पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट के भी जो सेशन है दैट इज गोइंग ऑन वर्चुअल बेसिस, ठीक है ना, ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं इसमें। तो दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी दैट वाइल सिटिंग एट योर होम, तो यू आर हैविंग द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट एनी टेक्नोलॉजी। तो ये है। एंड दूसरा है, मैं आपके ग्रुप पे एक शेयर भी किया है, वीडियो एक शेयर किए हैं, ठीक है ना, कि रिगार्डिंग दिस डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सोइंग राइस का मैंने वो वीडियो भी डाला है। तो वो मैंने एक जो इसका फास्ट वे का न्यूज़ चैनल है कि वो पंजाबी का ही है, तो देयर वाज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन, तो आई टुक दैट वीडियो, और मैंने मैं उसमें भी डाला है, ग्रुप में भी डाला है, फेसबुक पे भी डाला है, इवन जो मेरा चैनल है, ठीक है ना, आपको पता ही है कि आई हैव क्रिएटेड वन चैनल रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर अपडेट, तो उसमें भी आप यू कैन सी, उसमें मैंने वीडियो डाला है। तो ये जो आपके ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो लेक्चर्स आपके होते हैं, ये भी मैं साथ साथ में उसमें डाल रहा हूँ, तो यू कैन गो थ्रू दैट, आप उसमें देखा करो इफ एट एनी फ्री टाइम, ठीक है ना। कोई चीज़ यस आपको सर। समझ नहीं आई तो इवन आफ्टर दैट यू कैन सी एंड गेट नॉलेज अबाउट फ्रॉम देयर। तो ये भी आप ये सब मैं जहाँ से मैं देख रहा हूँ, कुछ भी जो मेरे को मिलता है लेटेस्ट, क्योंकि आई हैव क्रिएटेड दी चैनल एंड दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट समथिंग देयर, तो मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो आप उसको जो बाकी भी आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ जो भी आपको नोन है, आपके फेसबुक फ्रेंड्स, तो उनको बोलो कि आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जितना भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा उतना हमारा सफियर जो है बढ़ेगा, और मैं आई टेक इट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट एन लेटेस्ट जो है, अब उसमें जो रिगार्डिंग दिस डायरेक्ट सोइंग और राइस, उसके बारे में बहुत अच्छा आई हैव गॉट गुड नॉलेज फ्रॉम देयर, कि इस बार देखो कि ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम डायरेक्ट सोइंग राइस ही हुआ है, तो डायरेक्ट सोइंग राइस के जो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो मतलब एक तो पानी की सेविंग हो गई है बड़ी, दूसरा है कि क्रॉप प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगी, तीसरा है कि डिजीजेज एंड इंसेक्ट्स पेस्ट का जो अटैक नहीं होगा, तो थर्डली इसके पानी का आपका पानी डिप्लीशन होने की जगह आपका पानी का वाटर टेबल बढ़ेगा, because of this direct sowing rice, but whatever the irrigation is given that goes percolated in the underground, और that raises the water table। ये उसमें था कि after seeing that video I have come to know so many things, so ये I wanted to share with you, ये ठीक है ना। आप मैं उसमें आपके ग्रुप में इसीलिए डालता हूँ, आई टेक सो मच पेन, मैं रात को ये सब देख के कोई मैं स्क्रीन शॉट लेके या कुछ जैसे भी करके आपके उसमें डालता हूँ, फेसबुक पे भी मैं अपनी पे डालता हूँ, इसमें भी चैनल्स जो है जो क्रिएट किया है उस पर भी डालता हूँ। तो काफ़ी मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट यू टू गिव यू द बेस्ट ऑफ इनपुट, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि घर में बैठा हूँ, तो आई हैव द सफिशिएंट टाइम एंड आई एम यूटिलाइजिंग दैट टाइम, एंड दैट टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड बेनिफिशली फॉर यू ओनली, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू आवर, ये आज आपका प्रैक्टिकल है, वी विल एक्चुअली दो आपके जो थ्योरी थे एग्रीकल्चर, ये जो मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग के दो लेक्चर आपके मिस हो गए। एक तो वन डे आई वाज नॉट हैविंग द लाइट, देयर वाज लाइट प्रॉब्लम ऑन दैट, आई ट्राइड टू गेट यू कनेक्टेड विद द मोबाइल, बट यू आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट क्लियर, तो दैट्स व्हाई आई डिडंट टुक दैट क्लास। वो एक पहले भी आपकी क्लास मिस हो गई थी।
तो वी विल फर्स्ट इन दिस सेशन, जो अभी हम इसको कंटिन्यू ही रखेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन द ब्रेक एंड एट 10:20 यू ज्वाइन. तो अभी क्या है कि वी विल गो फॉर दिस जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का है, क्योंकि हमने किया था कि ट्रेडिंग, वी वर डूइंग द ट्रेडिंग. जो सेकंड पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट हैज स्टार्टेड, दैट इज द ट्रेडिंग. व्हाट इज ट्रेडिंग, देन डोमेस्टिक ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ठीक है ना. Then a little bit I had touched about this World Trade Organizations and this GATT. ठीक है ना, World Trade Organization है, GATT है. So then your EXIM policies there. तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं वर्ल्ड ट्रेड जो GATT है, GATT आप यू राइट डाउन दिस GATT. ये आ जाता है आपके 10 नंबर क्वेश्चन में आता है ये GATT. क्योंकि ये जितनी भी आपकी जो ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसका दैट इज़ नॉट द वे कि आप किसी कंट्री से कुछ मंगा सकते हो या किसी कंट्री को भेज सकते हो. यू हैव टू गो फॉर एन एग्रीमेंट विद दैट कंट्री. तो आपको एक मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है ना. जैसे इंडिया को एक मेंबर बनना पड़ता है उसका. तो इफ़ इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, then only you can import or export from that country. ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फ्री ट्रेड, ठीक है. तो ये है कि वी विल डिस्कस, क्योंकि नाउ वी हैव एंटर्ड इन द ट्रेडिंग, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आल्सो. तो वी विल टच, ये आपने इसका सुना होगा, गैट नहीं तो आपने WTO तो सुना ही होगा, ठीक है ना. तो एक आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी है, जो मैंने बताया था कि देयर इज़ वन पॉलिसी, जो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है 2002 से इन्होंने स्टार्ट की थी. दे स्टार्टेड इट इन 2002. so now they are amending different this policy. तभी ये लेटेस्ट पॉलिसी भी है जो 2020 में चल रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट दैट इज आफ्टरवर्ड्स. आपके सिलेबस में ऐसा ही दिया है. तो नाउ वी विल ये करेंगे एंड देन वी विल डू दी वन प्रैक्टिकल आपका यही है जो फार्म मैनेजमेंट में आपने किया था पहले. उस दिन हमने किया था कि ऑन दैट डे वी टॉक्ड अबाउट दिस प्लानिंग ऑफ क्रॉप्स एंड देन मल्टीपल क्रॉपिंग. अभी क्या है कि मैं इन बिटवीन दैट, इफ यू गो टू द सिलेबस, यू हैव टू रेज द क्रॉप्स, जो ग्रीन क्रॉप्स अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में आपको रेज करनी है, ठीक है ना. तो यही था ना जो आपका मल्टीपल क्रॉपिंग में आपने जो भी क्रॉप, जैसे अभी राइस, मेज, ठीक है, सोरगम, ये जो क्रॉप्स थी ऑन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम बेस यू हैव टू सो. और उसके बाद में उसके डिफरेंट ऑपरेशंस आर देयर, यू हैव टू परफॉर्म, बट दैट हैज़ टू बी डन फिजिकली, ठीक है ना. आप थ्योरेटिकली तो वी कैन गो थ्रू दैट. और जो लास्ट में एक उसका है कि आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग ऑल दिस मल्टीपल क्रॉपिंग, यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर दैट, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज देयर. तो ये जो पार्ट है, दैट इज द एंड पार्ट, वी विल डिस्कस कि आपको जो फार्म बिजनेस एनालिसिस है वो कैसे करना. यू हैव स्टडीड इन फार्म मैनेजमेंट. तो एक हम उसका स्लाइड शेयर मैं करूँगा आपके साथ. वी विल गो फॉर दैट आल्सो. अभी हम क्या है कि वी विल स्टार्ट दिस, यू विल राइट डाउन दिस गेट. अभी आप लिखो, यू राइट डाउन GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ. अभी मैं आपका टेक योर अटेंडेंस आल्सो, ये अटेंडेंस भी लेनी पड़ेगी. इसमें अटेंडेंस का इट्स वेरी इजी मेथड टू टेक द अटेंडेंस. तो नाउ यू राइट डाउन दिस GATT. व्हाट इज GATT? लिख रहे हो ना, GATT? Yes, sir. GATT, GATT, General Agreement for Trade and General Agreement on Trade and Tariff, ठीक ना. जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ. ट्रेड तो आपको पता ही है, यू नो अबाउट दिस ट्रेड की जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे. ट्रेड एंड टैरिफ मींस होता है कि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज आर इम्पोज, टैरिफ्स होते हैं उसमें. तो ये है कि यू राइट डाउन दिस जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज ए General Agreement on Trade and Tariff was a multinational treaty, TREATY, multinational treaty to liberalize
मल्टीनेशनल ट्रीटी टू लिबरलाइज, लिबरलाइज मतलब फ्री करना, टू लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है ना। ये एक ट्रीटी थी, ट्रीटी मीन्स एक एग्रीमेंट था जो किस लिए जब किया गया था, टू लिबरलाइज वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को लिबरलाइज, जो रिस्ट्रिक्शंस है उस जो वर्ल्ड ट्रेड पे उसको हटाने के लिए। तो इट टुक अफेक्ट ऑन, तो कब हुआ, व्हेन दिस गेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इट टुक अफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1948, इट took effect on 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 में ये एग्जिस्टेंस में आई, एंड ended when 117 member states signed, 117 member states signed। तो किस चीज को उन्होंने साइन किया, दे साइंड एन एग्रीमेंट, उसका एग्रीमेंट का नाम है URUGAY, उर्गे, URUGUAY। अब इसको आप प्रोनाउंस कर लें जैसे भी है, URUG, फिर U, फिर A, फिर Y, उर्गे, उर्गे इसको बोलते हैं, उर्गे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, उर्गे राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन मोरक्को, मोरक्को कंट्री का नाम है, MOROCCO, मार्गो, ऑन। सर प्लीज रिपीट करना। हाँ, ये साइंड दी, राउंड ऑफ नेगोशिएशन, हाँ, उर्गे राउंड ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशंस इन मार्को, मार्को में, इन मार्को, मार्को में ये एग्रीमेंट हुआ, MOROCCO, मार्को ऑन 15 अप्रैल 1994। तो नेक्स्ट इज GATT's administrative structure in Geneva, GATT administrative structure in Geneva was succeeded by the, तो इसके बाद में आया ये, मैं जो आगे मैं बोल रहा हूँ, जो व्हाट, GATT's एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन जेनेवा, जेनेवा भी कंट्री का नाम है, इन जेनेवा, was succeeded by the, was succeeded means कि बाद में क्या आ गया, succeeded by the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सक्सीडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैट के बाद में WTO आया, सक्सीडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको WTO लिख सकते हैं। अंडर द उर्गे राउंड एग्रीमेंट, अंडर द उर्गे राउंड एग्रीमेंट, मतलब पहले जो है उर्गे राउंड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, पहले गैट था, गैट के बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई। तो ये है कि ये 1 जनवरी 1948 में आया, लेकिन तब उसमें 117 मेंबर्स थे। उसके बाद में इसका एक एग्रीमेंट हुआ मोरक्को में 15 अप्रैल 1994 को। तो फिर उसके बाद में गैट के बाद में फिर WTO आ गया। तो गैट एस्टेब्लिश्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट, आप ये लिखो फिर मैं बताता हूँ। गैट एस्टेब्लिश्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट, गैट एस्टेब्लिश्ड ए कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स, मतलब एक तरह के कि क्या क्या इसमें रूल्स होंगे, कैसे कैसे इसको चलाना है। तो ठीक है ना, इसको कोड ऑफ कंडक्ट का ये होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। किसी भी चीज़ का जब होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे आप बैंक्स में जाते हो तो बैंक्स में जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ का जो ऑब्रेसमैन है, कोई आपको कंप्लेंट करनी है तो उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लिखा होता है। GATT established a code of conduct for international trade, based on the principle that
based on the principle that the trade should be conducted, without discrimination, कि जो ट्रेड करनी है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए कि किसी एक कंट्री को फेवर मिले तो किसी एक कंट्री को फेवर वो ना मिले. द ट्रेड शुड बी कंडक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. टैरिफ्स, और टैरिफ का भी उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए. TARIFF टैरिफ्स should be reduced through multilateral negotiations. ये मल्टीलेटरल मैंने बताया था कि जब कुछ एक कंट्री मिलके ट्रेडिंग करते हैं तो उसको मल्टीलेटरल कहते हैं. यूनिलेटरल जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है. तो मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस एंड member countries should consult each other, and member countries should consult each other to overcome trade problems. मतलब जो कंट्रीज हैं एक दूसरे को कंसल्ट कर सकते हैं कि जो ट्रेड की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए. Consult each other to overcome trade problems. GATT operated jointly with the United Nations किसके साथ इसने jointly किया? GATT operated jointly with the United Nations Conference on Trade and Development to assist developing nations in promoting their export. तो नेक्स्ट इसमें है यूराइडन. इसमें हम ब्रीफली लिखेंगे. अंडर गैट ए टोटल ऑफ 8 राउंड ऑफ टॉक्स. अंडर गैट ए टोटल ऑफ 8 राउंड ऑफ टॉक्स ट्रेड नेगोशिएशन. 8 round of talks of trade negotiations brought about phase मतलब होता है धीरे धीरे करके. brought about phased reduction in tariffs and other trade barriers. 8 राउंड की ताक हुई. तो उसमें जो है ये जितनी भी प्रॉब्लम टैरिफ एंड ट्रेड की थी फेस्ड मैनर में धीरे धीरे उनको कम किया गया. रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स. दी नेक्स्ट आप लिखो द उरुग्वे round launched over 1986 to 1994. Uruguay round launched over 1986 to 1994 was the most ambitious so far. ये जो राउंड हुआ है 1986 से 1994 का वाज द मोस्ट एम्बिशियस. वो बहुत ही उसके जो पर्पस था वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस राउंड आल्सो एस्टेब्लिश दी, क्योंकि इसी राउंड में एस्टेब्लिश हुआ है. दिस राउंड एस्टेब्लिश
दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस राउंड के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है डेवलप हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, also established in World Trade Organization, the successor to the जनरल एग्रीमेंट, सक्सेसर, तो ये WTO सक्सेसर हो गया ना, दी सक्सेसर टू दी जनरल एग्रीमेंट, दी सक्सेसर टू दी गैट, आप लिख लो दी सक्सेसर टू दी गैट। तो WTO क्या आया, सक्सेसर आ गया गैट का, गैट के आगे जो होता है सक्सेशन, उसी को बोलते हैं ना, जैसे हम सक्सीडिंग जहाँ कह दो, सक्सीडिंग जैसे हो गया। तो इट ब्रॉड, तो फिर क्या हुआ, इट ब्रॉड इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, इट ब्रॉड international trade rules, it brought international trade rules to areas previously, it brought international trade rules to areas previously excluded, previously excluded are subject to weak rules, are subject to weak rules। तो वो कौन कौन से एरिया थे सब्जेक्ट टू वीक रूल्स, कौन कौन से एरिया, एग्रीकल्चर जो एक्सक्लूड हो गए थे पहले, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग, सर्विसेज, कॉमा डाल के सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एंड ट्रेड रिलेटेड and trade related intellectual property rights, TRIPS, 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 इसको कहते हैं ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, and strengthening the dispute settlement mechanism। तो ये है इसमें गैट का, दिस इज द रिगार्डिंग गैट। तो आगे नेक्स्ट इज WTO, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हमने बोला कि 1994 में इसकी एग्जिस्टेंस आई। तो नेक्स्ट कम्स दी WTO। तो WTO इसमें लिख लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO इज एन इंटरनेशनल बॉडी, WTO is an international body to supervise and encourage international trade, supervise and encourage international trade। अब यही देखती है WTO सबको, बॉडी टू सुपरवाइज एंड encourage international trade, वही जो पहले वाला ही था, जो मैं वही है कि जिसमें कैसे हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें आप लिख लो द उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स, जो अभी हमने डिस्कस ही किया, उरुग्वे राउंड ऑफ ट्रेड टॉक्स concluded in 1994, the Uruguay round of trade talks concluded in 1994 resulted in setting up of, ये हमने पीछे डिस्कस किया, सेटिंग अप ऑफ WTA टू टेक ओवर द फंक्शनिंग ऑफ गैट। तो गैट की फंक्शनिंग WTA ने ले ली, क्योंकि ये सक्सीड कर गया ना, उसके सक्सेशन में आ गया, टू टेक ओवर द फंक्शनिंग ऑफ गैट 1994 में, फॉर इनकरेजिंग मल्टीलेटरल ट्रेड, for encouraging multilateral trade in goods and services। So when this next is
the WTO began functioning on 1st January 1995. WTO की जो फंक्शनिंग कब स्टार्ट हो गई? 1 जनवरी 1995 को WTO आ गया. WTO ने गैट को टेक ओवर कर लिया. तो दी एग्रीमेंट ऑन नेक्स्ट इज, इसमें हम 2-3 ही पॉइंट डिस्कस करेंगे. द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसको AOA भी बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर WTO. तो मगर एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीमेंट क्या हुआ? अंडर WTO requires clean understanding. तो ये जो एग्रीमेंट है उसके अंदर आप लिख लो एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, ये एक हेडिंग लिख लो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA अंडर WTO. ये कई बार आ गया हुआ है, ये AOA अंडर WTO. एक मिनट जरा मैं तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर WTO. तो फर्स्ट इज मार्केट असेस कमिटमेंट. First is market access commitment, and second is reduction commitment for export subsidy. Reduction commitment for export subsidy. And third is sanitary and phytosanitary measures. Sanitary and phytosanitary measures, SPS. और next is trade related, जो ट्रिप्स के बारे में मैंने बात की अभी, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो इसमें हम वी विल डिस्कस दिस ट्रिप्स. ये आपका ट्रिप्स का जो है आ जाता है कि व्हाट इज दिस ट्रिप्स. तो ये है ना ट्रिप्स का जो लिखा हमने. तो ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स क्या है? व्हाट इज दिस ट्रिप्स? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, trademarks, geographic indications, industrial designs and patents. तो ये क्या होता है? ये ट्रिप्स जो है, ये मैं आपको थोड़ा सा ये इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड पेटेंट्स, PATENTS, पेटेंट वर्ड है, ये सब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस. PATENTS, पेटेंट. ठीक है ना. तो ये ट्रिप्स के अंडर ये है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाते हैं. कहते ये ऐसे है कि जैसे मैंने कोई रिसर्च की, ठीक है ना. अभी ये मैं उस दिन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ही पढ़ रहा था कि उन्होंने 200 आपने जो है पेटेंट करवाई है, रिसर्च जो है. तो पेटेंट का क्या होता है कि जब कोई चीज़
कोई निकालता है तो वो उसको पेटेंट करवा लेता है। पेटेंट ये WTO के अंदर वो चीज़ पेटेंट हो जाती है कि मेरा उसके ऊपर राइट हो जाता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, फिर नोबडी कैन डू कॉपी ऑफ दैट। ठीक है ना? तो ये इसको कहते हैं पेटेंट। ये सब यही है, कॉपीराइट्स, पेटेंट। जो जो जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई, जैसे मैं आपको घी बनाता हूँ, तो घी का मैंने नाम रखा, कोई भी आपने नाम रख लिया ABCD, तो मैंने उसको पेटेंट करवा लिया। ठीक है ना? कोई भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उसको मैंने पेटेंट करवा लिया, तो उसके बाद में मेरा उसका वो वाला जो मेरा ट्रेड मार्क्स है उसको कोई दूसरा आदमी नहीं यूज कर सकता। ठीक है ना? नोबडी कैन, वो मेरा एक प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, मेरा एक प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है। और उसके उसकी जो है वो रहती है कि हाउ मैनी ईयर्स यू वांट टू डू इट्स पेटेंट, कितने साल के लिए आप इसको पेटेंट कराना चाहते हैं। तो वो जैसे मैं आपको आज थोड़ा सा और नॉलेज आपका बढ़ा दूं कि आप जैसे यहाँ पे मेडिसिन शॉप पे जाते हो, तो मेडिसिन जो आप लेते हो, तो एक आपने नाम सुना है जेनरिक मेडिसिन, GENERIC, जेनरिक मेडिसिन। और एक जो मेडिसिन आप जनरल लेते हो, तो जो जिस कंपनी ने वो मेडिसिन निकाली है, सपोज कर लो कोई भी मेडिसिन आपकी ये है, जैसे एस्प्रिन है या डिस्प्रिन है या जैसे भी है, तो उसने जब निकाली, जो जो कंपनी ने निकाली, जो जिन्होंने रिसर्च करके निकाली, उसको उन्होंने पेटेंट करवा लिया और उसका नाम डिस्प्रिन रख दिया। ठीक है ना? तो उसको 3 साल के लिए कर दिया कि 3 साल तक इसको कोई और मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, नोबडी विल मैन्युफैक्चर। 3 साल ये हमारी इसकी जायदाद है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको कोई नहीं करेगा। और उसके बाद में आफ्टर 3 इयर्स एनीबॉडी कैन मैन्युफैक्चर इट। ठीक है ना? बाकी स्टैंडर्ड वही रहेगा, साल्ट्स वही रहेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन वो दैट विल बी दी, देन जब 3 साल उसके हो जाएंगे, तो देन दी अदर जो कंपनीज हैं उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगी, तो वो दैट बिकम्स दी जेनरिक मेडिसिन। आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि अगर आपका जैसे सेम मेडिसिन अगर 100 रुपीज़ की आ रही है, तो जेनरिक मेडिसिन आपकी हो सकता है 20 रुपये में आ रही हो। ठीक है ना? लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज देयर सेम है, लेकिन दैट इज जेनरिक मेडिसिन। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, मैं आपको कई बार बोलता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं बोलना चाहता, लेकिन इवन देन आई मतलब फॉर योर नॉलेज से कि मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर्स को गवर्नमेंट यही कहती है, डॉक्टर ऑलवेज सेज कि आप जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, अपनी पर्ची पे जेनरिक मेडिसिन लिखो। आप क्यों मेडिसिन जो है इतनी हाई क्वालिटी की जो लिखते हो, तो वो दे डोंट गो बिकॉज दे गेट द कमीशन। ये वर्ड भी मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन इसलिए क्योंकि वो सस्ती होती हैं, जेनिक मेडिसिन आर ऑलवेज चीप। तो उसके बाद में जब किसी का राइट है, उसने अपना प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमाने के बाद उसने कह दिया कि ठीक है अब यू गो फॉर दिस जेनरिक मेडिसिन। तो ये है इसमें जो ट्रिप्स का जो मैं आपको, क्योंकि ये बहुत से लोगों को ना, सो मेनी पीपल्स डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, ट्रिप्स क्या है। तो ये है कि कोई भी चीज़ जब हम उसको करते हैं तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। तो ये इसके अंदर था। तो ये ट्रिप्स के अंदर ये है कि अकॉर्डिंग टू AOA, agreement on agriculture, all the countries are required to, under according to AOA, all the countries are required to provide for arrangements, provide for arrangements for protection of plant varieties. According to All the AO, countries. according to a agreement on agriculture, all the countries are required to provide for arrangements, for protection of plant varieties। ठीक है ना? जो भी उसने वैरायटीज निकाली है किसी कंट्री ने, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। द डेवलपिंग कंट्रीज वर गिवन ए, द डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमारा इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। द डेवलपिंग कंट्रीज वर गिवन ए period of 5 years to evolve such arrangements।
तो नेक्स्ट इज इसके अंदर ही जो हम AO का डिस्कस कर रहे हैं, तो द मेन फीचर्स ऑफ द WTO, द मेन फीचर्स of the WTO agreement on the main features of the WTO agreement on agriculture which are of concern to India. The main features, feature कौन से हैं जो हमारे इसने WTO ने डाले हैं, WTO agreement on agriculture which are of the concern to India, which are concern to India are: first, India has been maintaining quantitative restriction. India has been maintaining quantitative restriction on import, quantitative instructions on import of 825 agriculture products. 825 agriculture products as on 1st April 1997. मतलब इसके ऊपर 825 जो 825 एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कितनी क्वांटिटी आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो. अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट, So 1st April 1997, under the provision of this agreement, under the provision of such agreement, under the provision of this agreement, such quantitative restrictions were to be eliminated. Such quantitative restrictions were to be, मतलब जो एग्रीमेंट में था कि इस पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दे हैव टू बी एलिमिनेटेड, उनको खत्म करना है, व्हाट टू बी एलिमिनेटेड. India had sought to remove them in 3 phases. India had sought to remove them in 3 phases within an overall time frame of 6 years. Within an overall time frame of 6 years. So these quantitative restrictions have been replaced. These quantitative restrictions have been replaced with appropriate tariff. With appropriate tariff. Next is, इसमें जो लास्ट है, the agreement allows unlimited support. The agreement allows unlimited support to activities such as, the agreement allows unlimited support to activities such as research, pest and diseases control, नेक्स्ट इसी के अंदर ये था जो आप पॉइंट लिख रहे हो, एग्रीमेंट अलाउज अनलिमिटेड सपोर्ट टू एक्टिविटीज सच एज, ए जो है ए में है रिसर्च, पेस्ट एंड डिजीजेस. बी में लिख लो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी. और सी है डोमेस्टिक फूड. तो ये है, दिस इज रिगार्डिंग WTO जो मैं आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. इन ब्रीफ यही आ जाता है कि समटाइम्स इट कम्स इन योर फाइनल एग्जाम्स, WTO क्या है,
ट्रेड एंड टैरिफ क्या है, तो ये आपको एटलीस्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और फिर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना, वी विल डिस्कस दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी आल्सो। तो अभी क्या है कि वी विल हैव दी स्लाइड शेयर, उसमें आपको ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। ये आपका जो प्रैक्टिकल है, ये आई थिंक ये आपका प्रैक्टिकल इसमें आता है। तो मैंने आपको बताया तो था कि दिस ओनली कवर्स योर रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, लेकिन एग्जैक्टली जो आपको उसके बाद में यू हैव टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एक्सेट्रा। तो हाँ, दिस इज प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो वो मैं एक जस्ट वी विल गो थ्रू दी स्लाइड शेयर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो वी विल go through that and we will see what does it says. हाँ, ये है दिस इज ये जो देखो ये है फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ये हमने Excuse वी me, हैव sir. हाँ जी, So words are not clear here. क्या चीज? Words clear नहीं है sir. हाँ हाँ, ये देखिए. उसमें है, स्लाइड में नहीं है ये। तो इसमें क्या है कि मैं आप अगर नोट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको ये उसमें भेज भी दूंगा आपके जो इसमें ना, आई विल शेयर विद यू हाँ दिस। sir. ठीक है, तो भेज अभी देना. जस्ट वी विल गो थ्रू इट कि क्या आप इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि आई विल शेयर विद यू। मैं आपके उसमें जो टीम क्या होता है उसमें आपको आ जाती है ना जो फाइल मैं भेजता हूँ, तो ये दिस विल कम इन योर साइट, उसमें आ जाएगी। तो आई विल यू गो थ्रू दैट। तो इसमें यही है कि फार्म फाइनेंशियल एनालिसिस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेट, कैश फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने किया है कि फार्म बिजनेस एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या है कि जो क्यों वाई डू वी गो फॉर दिस फार्म बिजनेस एंड कंट्रोल, टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, जो evaluate the performance of the business at a particular point, to identify the weakness of the business. Next is to remove the hurdles and improve the business. तो इसमें स्टेप्स क्या है? स्टेप्स आर स्टेजेस ऑफ फार्म बिजनेस एनालिसिस। प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो आपके है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स एंड एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो आपका प्रैक्टिकल है इसमें करने के बाद जब आपने क्रॉप सारी ग्रो करनी है अंडर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, तो उसके बाद में आपने उसका एक बैलेंस शीट बनानी है, उसका एनालिसिस करना है। तो ये उसके लिए हेल्प करेगा। प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स एंड एक्टिविटीज, analysis of the data, then interpretation of the results। तो interpretation जो है results का करना, तो उसमें पहले ये दे दिया है कि recording of data, the systematic recording of information of financial aspects of the farm is essential for farm business analysis। फिर analysis of data, then interpretation of the results, जो results आएंगे उनकी interpretation करनी। नेक्स्ट इसमें जो दिया है कि एडवांटेज ऑफ द फॉर्म रिकॉर्ड्स, हमें इसके फायदे क्या होंगे जो हम फॉर्म रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो व्हाट आर एडवांटेज वी हैव, दे आर द मींस टू इंक्रीज द फार्म इनकम। तो ये है कि अगर हम फार्म रिकॉर्ड रखते हैं तो हमारी फार्म इनकम बढ़ने का एक साधन बन जाता है। दे आर द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस एंड प्लानिंग, जो हमने क्रॉप प्लानिंग और इसमें मल्टीपल जो क्रॉपिंग है उसका हम सोच सकते हैं कि हाउ वी हैव टू प्लान आवर फार्म। दे शो द वेज टू इम्प्रूव द मैनेजरियल एबिलिटी ऑफ द फार्मर। ठीक है ना, मैनेजरियल एबिलिटी जो फार्मर की है उसको कैसे इम्प्रूव करना है। दे आर यूजफुल फॉर क्रेडिट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो चीज़ आ जाती है, दिस इज द डी पॉइंट, दे आर यूजफुल फॉर क्रेडिट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। क्रेडिट एक्विजिशन होती है कि जो आप लोन बैंक से लेते हैं और उसको मैनेज कैसे करना है।
They provide database for conducting research in agriculture economics. तो ये फार्मर के काम का नहीं है, क्योंकि जो जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो दे गो फॉर द रिसर्च वर्क. तो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ डिजाइनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, लैंड पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, नेशनल. ठीक है ना. तो नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम इन फार्म अकाउंटिंग. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे आपने देखा कि फार्मर्स डोंट गो फॉर दिस, कि वो कहाँ इसका हिसाब किताब रखेगा. एंड इंडियन फार्मर्स कैरी आउट ओनली सबसिस्टेंस नेचर ऑफ फार्मिंग. रिकॉर्डिंग इज नॉट एसेंशियल टू देम. सबसिस्टेंस होता है कि वो अपना गुजारा ही करता है. He doesn't go for this accounting system. Indian farmers acts as an owner, manager and laborer. Hence, recording becomes complex. तो उसको क्योंकि he is not so much educated, तो Indian farmers है वो acts as an owner, वो land का owner होता है, manager होता है और laborer का भी काम करता है. लेकिन hence recording becomes complex. उसके लिए recording करना जो है that is very difficult. नेक्स्ट इज इलिटरेसी. जो मैंने कहा कि इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स प्रोहिबिट देम टू हैव फार्म रिकॉर्ड्स. तो वो फार्म रिकॉर्ड्स नहीं रख सकता. तो नेक्स्ट, फोरकास्टिंग बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग. तो टाइप्स ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स. फार्म रिकॉर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज इन्वेंट्री. ये मैंने आपको उस टाइम भी जब आप फार्म मैनेजमेंट का पढ़ रहे थे तो इन्वेंट्री के बारे में मैंने आई वाज टेलिंग यू क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस इन्वेंट्री. एक फार्मर की इन्वेंट्री क्या होगी, बताओगे कुछ. एक फार्मर जो है, क्यों ये प्रीति आप बताओ कुछ. प्रियंका, इन्वेंट्री क्या होगी, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री. फार्मर की इन्वेंट्री क्या होगी. हेलो. हाँ जी सर. इन्वेंट्री क्या होगी. इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री आप एक फार्मर है उसकी इन्वेंट्री क्या होगी. या जैसे यहाँ ही लिखा है, फार्म इन्वेंट्री इंक्लूड्स ए कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल द फार्म ओन्स एंड ओज एट ए पर्टिकुलर डेट, जनरली एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर. मतलब उसके पास जो जो चीज़ें हैं जो घर में, जैसे उसके पास वीट पड़ी है, मेज़ पड़ी है, कैटल्स हैं, फिर ना बेफलोज हैं, ये पोल्ट्री बर्ड्स है, फिशरीज का काम करता, तो ये सारी उसकी इन्वेंट्री है. ठीक है ना. दिस इज इन्वेंट्री. तो फिर है इन्वेंट्री में एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. इट इंक्लूड्स कंप्लीट लिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिकल एसेट्स इंक्लूडिंग ए वेरिफिकेशन ऑफ वेस्ट एंड मेजरमेंट. फिर वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स. ठीक है. तो ये है. तो ये रिटर्न पर ईयर. फिर वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, ये आप ना करो बेशक. रिटर्न पर ईयर. फिर प्रेजेंट वैल्यू, ये मैंने जैसे आपको एक कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग बताया था ना, आपको याद होगा कि कंपाउंडिंग मींस कि जो अभी प्रेजेंट वैल्यू उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी. ठीक है ना. और डिस्काउंटिंग मींस आपको फ्यूचर वैल्यू दी है और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी. ये वही है वैल्यू एट कॉस्ट. कॉस्ट एट मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ठीक है ना. तो ये सब रेपिटेशन है, लेकिन आगे जाके इसका ये आएगा. ये प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स है, फार्म फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं. तो ये है जैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग 31/6/2001. ये एक आप इसको भी समझोगे ना, तो ये कैसे उसको अकाउंट को मेंटेन कर रहा है. तो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/7/2000, एक एग्जांपल ली है उसने. ये 1/7/2000 के में उसके पास 1,10,000 रुपया है और सेल एंड रिसीप्ट जो पैडी से हुई है उसको 4,400 रुपया हुई है. ये इसको थोड़ा समझोगे तो ये ऐसे हम रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं. अब उसको वेजेस जो हैं, अब उसको क्या है कि जो वेजेस दिए, ये इधर जो है ये लेफ्ट साइड जो आपकी आ रही है, लेफ्ट साइड में उसकी एक्सपेंडिचर है. ठीक है ना. ये आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ आ जाएगा. ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/6. हमें ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना ना अपने फार्म का जो है. तो ये सबसे पहले है कि उसके पास जब स्टार्टिंग किया तो 1/7/2000 में उसके पास जब उसने क्रॉप को रेज किया तो उसके पास पैसा था 1,10,000 रुपया. तो उसके पास उसको वेजेस देने पड़ गए. वेजेस मतलब जो लेबर को पैसे दिए तो वो कितने थे, 3,400. और फीड जो कैटल फीड लगा जो उसने पशु रखे हुए थे उसके बाद 1,400. और सीड्स जो उसका लगे पैसे 460 रुपये. एक एग्जाम्पल दी हुई है. फर्टिलाइजर 1,340, रेंट
रेंट उसने अगर कोई ली हुई है ज़मीन रेंट पे तो उसका रेंट दिया होगा, फिर फ्यूल उसका ट्रैक्टर का या कोई और जो डीजल पंप होगा उसका 900 लगा, अदर उसके 700 लगे, तो टोटल क्या हो गया उसका, टोटल जो है उसके पास उसका खर्च कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000 रुपया उसका खर्च हो गया। और नेक्स्ट इज कि जो सेल हुई है उसकी, अब ये सेल है जो उसकी इनकम हुई है, उसकी इनकम पैडी से उसको कितने आए, 4,400 रुपया, और फिर सोरगम से कितने आए 600, और फिर ग्राउंड नट से कितने आए 1,500, फिर मिल्क जो उसने बेचा 4,560, और जो बाकी पैसे उसको 700 आए। तो क्लोजिंग वैल्यूएशन ऑन 30/6/21 उसको कितनी होगी, 1,15,000, 1,15,000 रुपया उसका मतलब जो है उसकी इनकम हो गई। तो 1,15,000 अगर इनकम हो गई, और टोटल जो है क्लोजिंग वैल्यूएशन एज ऑन 30/6/2001, 30/6/2001 को जो उसके पास पैसा था, वो जो सॉरी जो पहले मैं आपको बता गया ना लेफ्ट साइड में, वो उसका खर्चा है, वो उसकी इनकम नहीं है। ये जो 1,10,000 है, ये उसका जो खर्चा है उसको कैरी ओवर किया है साल का, 2 क्रॉप्स होती है ना, जो पहला उसका 1,10,000 का खर्चा है वो कैरी ओवर हुआ है, उस खर्चे में ये जुड़ी हैं चीज़ें, वेजेस, फीड्स, और ये उसकी रिसीप्ट है। रिसीप्ट में उसने पैडी ये आई है उसकी करंट क्रॉप्स की, और उसके जो पिछली जो है 30/6/2001 को 1,15,000 हुआ, तो टोटल 1,26,760 हो गया। तो अब ये देखो कि जो टोटल उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो 1,20,000 है, और जो उसकी टोटल इनकम आई है वो 1,26,700 आई है। ये देख रहे हो ना आप लेफ्ट एंड राइट साइड। तो लेफ्ट एंड राइट साइड यस में अगर सर। देख, हाँ, जो एक्सपेंडिचर और इनकम जो आपकी लेफ्ट साइड है वो उसका एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा हो रहा है, जो राइट साइड है वो उसकी इनकम है। तो दोनों का जब डिफरेंस किया तो उसको नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 6,760। ऐसे उसने जो है फार्म रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है। ये आपका इसमें ये एक्सरसाइज है ना कि हाउ टू कीप द मेंटेन द फार्म रिकॉर्ड, और फार्म रिकॉर्ड के बाद में फिर बैलेंस शीट जो है वो बनती है। तो ये इसमें भी है कैश एनालिसिस अकाउंट बुक, ये एक कैश एनालिसिस अकाउंट बुक है, ये उसके फर्दर जो उसको कहते हैं ना एलेबोरेशन है, जैसे ओपनिंग बैलेंस 1,10,000, फिर पैडी का 4,400 रुपया, सोरगम का 600 रुपया, ग्राउंड नट का, ये सारी उसकी टोटल रिसीप्ट हैं। फिर उसको उसने बाइफरकेट किया है, ये देखो इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दिया उसने। अब देखो ये टोटल रिसीप्ट जो आई हैं, 4,400 रुपया पैडी से आया था जो आपने देख रहे थे राइट साइड में ऊपर, ये देखो जो राइट साइड में ऊपर 4,400 रुपया आया है ये वाला। अब इसको इसने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा, ये जो 4,400 रुपया है ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, तो इसको उसने नीचे 4,400 रुपया यहाँ रिसीप्ट में लिखा है, और फिर ये सोरगम जो है वो 600 लिखी है, तो इसको वो सीरियल के अंडर ले गया। अब इसकी बाइफरकेशन की हुई है, जैसे सीरियल्स अलग कर दिया, ऑयल सीड अलग कर दिया, मिल्क अलग कर दिया, अदर्स, ये मैंने आपको कराया हुआ है उसमें फार्म मैनेजमेंट में। तो ऐसे ही जो है ये डाटा है, नेम एंड डिटेल, वेजेस को कर दिया है, फिर टोटल पेड वेजेस, ये मतलब एक तरह का अलग अलग अकाउंट्स बना दिए उसने, ठीक है ना। तो ये है, ये आपका उसमें जो है उसको डिटेल में लिखा है। तो डिटेल में इसके ने क्या किया, सेल्स एंड रिसीव्स, और ये कैश और आपका एनालिसिस अकाउंट बुक है। और ये जो नेक्स्ट आती है, आप इसको मैं आपको भेज दूंगा, आप इसको देखना, तो अगर कोई डाउट होगा तो आप इसमें, फिर नीचे आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। फिर ये इनकम स्टेटमेंट है, ये देखो जो ये काफ़ी उसने एलेबोरेट की हुई है इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट जो है ये है, इनकम स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स हाउ वेल द फार्म बिजनेस हैज परफॉर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपका जो रहेगा यही रहेगा, अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम दी 1 अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है अकाउंटिंग ईयर जो होता है। तो ये है, इसके बाद में ये देखो ये उसी कोई इनकम स्टेटमेंट 1 जुलाई 2000 टू 30 जून 2001। अब इसमें उसने कैश रिसीव्स, पैडी सेल्स, शुगर केन सेल्स, ग्राउंडनट सेल्स, मिल्क सेल्स, ब्रॉयलर सेल्स, फिर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल दिए हैं सारे, ठीक है ना। तो ये इनकम स्टेटमेंट है, और ये है नेट कैपिटल गेन इनकम, और
ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये आप जो है ना इसको करोगे तो फिर आपको पता चलेगा जब नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। और फिर ये आपकी जो आप देख रहे हो जो जिस चीज़ की आपके सिलेबस में जो मेन चीज़ दी हुई है, ये वाला जो टेबल है टेबल 16.6, आप इसको ध्यान से अभी देखना, यही हम इस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये बता रही हैं कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं इसके अंदर। एक इनकम स्टेटमेंट से आई हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से आई हैं, और ये नेट वर्थ स्टेटमेंट ये जो है इसको आप बहुत 5 मिनट हम लगाएंगे, लेकिन ये काम की चीज़ यही वाली है जो मेन है। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू स्टडी, नेट वर्थ स्टेटमेंट। नेट वर्थ स्टेटमेंट को आप लिख लो बेचाक, नेट वर्थ स्टेटमेंट को बैलेंस शीट भी बोलते हैं। नेट वर्थ, नेट वर्थ क्या होता है आप ये लिख लो बेचाक, नेट वर्थ होता है करंट असेट्स माइनस करंट जो सॉरी असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स में से लाइबिलिटीज आपको जैसे मैं बता देता हूँ कि जैसे आपके पास असेट्स, एक फार्मर है उसके पास जायदाद कितनी है, 100 रुपीज़ उसके पास असेट्स हैं, जैसे उसकी लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, फिर उसके मिल्क एनिमल्स हैं, पोल्ट्री एनिमल्स हैं, फार्म मशीनरी है, 100 रुपये की लागत है उसकी। और उसको जो मार्केट में पैसा देना है या बैंक से लोन लिया हुआ है वो 60 रुपये लिया हुआ है, 60 रुपीज़ टोटल उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो जब हम असेट्स में से लाइबिलिटी निकाल देते हैं, 100 में से 60 रुपीज़ निकाल देंगे तो 40 रुपये उसकी क्या आएगी, 40 रुपीज़ इज नेट वर्थ। तो ये उसकी नेट वर्थ है। नेट वर्थ मतलब एक्चुअल में जो उसकी शुद्ध जो उसकी वर्थ कितनी है। आप कहते हैं ना कि आपकी कितनी वर्थ है, जैसे आप टीवी में भी देखा कि उसी इतनी वर्थ है। वर्थ मत मीन्स उसके पास कितनी, उसके पास कोठियाँ कितनी है, उसके पास प्लाट कितने हैं, उसके पास कैश कितना पड़ा है, उसके पास फिक्स डिपॉजिट कितना है। तो ये सब हम उसको उसकी वर्थ निकालते हैं। लेकिन उसने मार्केट में पैसा कितना देना है, जब उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो उसके पास है उसको असेट्स बोलते हैं, जो मार्केट में देना है उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। जब असेट्स में से लाइबिलिटीज को कम कर देते हैं तो देन इट कम्स दी नेट वर्थ। तो ये इसमें और इसका ये हैव प्रिपेयर्ड दिस बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट कहते हैं। ये नेट वर्थ स्टेटमेंट है, इज आल्सो कॉल्ड दी बैलेंस शीट, जो आपके अभी प्रैक्टिकल में था। तो ये देखो असेट्स में सुने लिखा है करंट असेट्स। करंट असेट्स होते हैं जो लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, जो लिक्विड हैं। लिक्विड मीन्स कि कभी भी आप इनको बेच के आप पैसा जो है अपने ले सकते हो हाथ में। तो जैसे कैश इन हैंड, आपके पास घर पे जो पैसा पड़ा है वो 500 रुपीज़ है। आप ये सब देख रहे हैं ना, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट, हम यही डिस्कस करेंगे देन वी विल फिनिश। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है ना तो देन यू हैव गेट थ्रू दिस बैलेंस शीट। तो कैश इन हैंड है 500, कैश इन बैंक, जो बैंक में सेविंग में पैसा पड़ा है वो 2500 रुपया। प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर गुड्स नॉट येट रिसीव, मतलब इसका कहने का मतलब जैसे कि आप ऑनलाइन से कोई पैसा मंगवाते हो, सॉरी कोई चीज़ मंगवाते हो तो उसका पैसा पहले दे देते हो, लेकिन आपके पास वो जो चीज़ है, जो कोई आर्टिकल है, यू हैव नॉट रिसीव, लेकिन आपने पैसा तो दे दिया ना, वो आपका लिक्विड एसेट है। देन ग्रेन्स, सीड्स, फीड्स एंड सप्लाईज, मतलब ये फार्मर के पास जो ग्रेन्स घर पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, स्टोर किए हुए हैं, तो वो 25,000 के हैं। कैश इन्वेस्टमेंट इन ग्रोइंग स्टैंडिंग क्रॉप, और जो उसने क्रॉप लगाई हुई है, जो उसके खेतों में क्रॉप है, वो 5,000 रुपया उसके ऊपर खर्च किया है, तो वो भी उसका लिक्विड एसेट्स है। तो ये है। और ये इसके उल्ट जो है आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटीज़ जो आपकी देनदारी है, जो मार्केट में आपने यू हैव टू पे, वो कैश एक्सपेंसेस इन सीड्स, फीड्स, फर्टिलाइजर्स, रिपेयर्स, ये जो आपने पैसा देना है मार्केट में, आप उधार पे लाए हुए हो, तो ये 12,000 रुपया है। इंटरेस्ट ऑन इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ये क्या होता है कि जो बैंक से पैसा लिया है उसकी जो किस्त देनी है तो वो 4500 रुपया। टैक्सेस जो देने हैं आपको देने हैं आगे, टैक्सेस, रेंट देना है ये, और फिर दे पोर्शन ऑफ द इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो है कि जो आपने लंबे टाइम के लिए पैसा लिया है उसकी जो किस्त देनी है आपको, वो उसमें जोड़ लेते हैं। तो ये टोटल करंट असेट्स जो आए थे 35,000 आ गए, और टोटल करंट लाइबिलिटी जो थी 25,500 हो गई, ठीक है ना। ये मतलब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आई हैं। अब आपका आ जाता है इंटरमीडिएट एसेट्स और इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज। मतलब इंटरमीडिएट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स,
ये इसका मतलब है, इसको आप बेशक लिख लो, इंटरमीडिएट एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स। जैसे कि आपके पास मशीनरी है, जैसे फार्मर के पास ट्रैक्टर है तो उसकी कीमत 20,000 है तो वो फिक्स एसेट है। जैसे उसके पास मिल्क एनिमल्स हैं तो 25,000 है। सिक्योरिटीज नॉट रेडली मार्केटेबल, तो जो उसके पास कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन वो अभी इतनी जल्दी उसके पास आने वाला नहीं है, तो ये जो है 5,000 भी है, तो इससे उसका जो टोटल एसेट्स जो है फिक्स्ड एसेट्स वो 50,000 बन जाते हैं। ऐसे ही उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज हैं, वो सेल्स कंट्रैक्ट्स उसने 2,000 के किए हुए हैं। इंटरमीडिएट और मीडियम टर्म लोन, ये जो लोन लिए हुए हैं उसने, ये टोटल लोन है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये किस्त नहीं है। ये किस्त जो किस्त जो जाएगी वो करंट लाइबिलिटी में जाएगी, लेकिन जो पैसा उसने टोटल उठाया हुआ है मार्केट जो बैंक से वो 16,000 रुपये है, और ये इसकी इंटरमीडिएट लाइबिलिटी जो है 18,000 हो गई, और जो उसके एसेट्स है वो 50,000 हो गए। तो ये टोटल जो फिर आगे है, फिर इसमें एक इंटरमीडिएट एसेट्स है, एक ये फिक्स एसेट्स उसने और लिए हैं, ये लैंड है, फिर बिल्डिंग्स हैं। तो ये सब मिला के जो करंट एसेट्स, इंटरमीडिएट एसेट्स और ये फिक्स एसेट्स, इसको मिला के 6,35,000 रुपया उसका आ गया, जो उसके एसेट्स हैं टोटल सारे मिला के, मतलब जो करंट, इंटरमीडिएट्स और फिक्स एसेट्स। और उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये लाइबिलिटीज़ की मॉर्गेज ऑन लैंड, फिर लैंड कंट्रैक्ट्स, ये सब टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई? 60,500। अब देखो इसमें कि जो उसके पास जो उसकी जायदाद है, जो उसकी जो हैसियत है, जो उसके पास वर्थ है, वो 6,35,000 है, मतलब टोटल एसेट्स इतने हैं, और उसकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी है? 60,500। तो अब देखो जो नेट वर्थ निकाली है, जो मैंने आपको बोला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, तो उसकी जो नेट वर्थ है वो कितनी आ गई? 5 लाख नहीं सॉरी 57,000। ये गलत निकाला इसने, 6,35,000 में से 60,000 तो 5,75,000 आएगी, इसने 5,75,000। हाँ, ये वो एक जीरो कम है इसमें, ये देख रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, इसमें ये 6,35,000 में से जब हम वो कम करेंगे तो ये 60,500, तो ये कितना आएगा? ये 5,75,000 आएगा, इसने 57,500 लिख दिया। तो ये उसकी जो है नेट वर्थ आ गई। तो ये है, ये जो मतलब जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपकी बैलेंस शीट है। दिस इज कॉल्ड दी बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपके जो एसेट्स हैं दे आर ऑन दी, एसेट्स किस साइड में आते हैं आपके? वो लेफ्ट साइड में है, और जो लाइबिलिटीज हैं आपकी राइट साइड में। आप देख रहे हो ना, ये आपकी लेफ्ट साइड है, इसमें असेट्स आ रहे हैं, और जो राइट साइड आपकी है उसमें लाइबिलिटीज आ रही हैं। तो जब असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस निकालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे नेट वर्थ आ जाती है। तो ये जो बैलेंस शीट है हमें नेट वर्थ बताती है कि किसी की नेट, ये सब यही चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको बताया, करंट असेट्स, वर्किंग असेट्स, इंटरमीडिएट असेट्स, फिक्स असेट्स। तो ये है, ये आपको एक इसका ये तैयार करना था, ये सारा वही है, ये नथिंग। ठीक है, तो ये आपको मैं आई विल सेंड यू जस्ट नाउ इन योर जो नोट्स में वगैरह में भी है, आई विल सेंड इट एंड यू गो थ्रू इट, क्योंकि ये आपका दिस इज इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल, कि आपको जब मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, तो उसके बाद में यू हैव टू मेक दी बैलेंस शीट ऑफ दैट फार्म, उस फार्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फार्मर इज नॉट एबल टू डू व्हाट्सएप इट। कर देना। हाँ, ये मैं भेज दूंगा आपको, आई विल सर्टनली अभी भेज दूंगा आपको। सो यू मतलब गो थ्रू इट, और ये वेरी इंफॉर्मेटिव। तो ये था इन नटशेल व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर विद यू। और तो अगर आपको एनीथिंग यू वांट टू गेट इट क्लियर, तो ये जो आपका ये अभी मैंने क्या, ये आपका रीशेड्यूल किया हुआ है कैलेंडर, तो ये आपके आगे भी इट विल बी शोड, मेरे को आपको वीकली बेसिस पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं रात को देख रहा था, मैंने फिर दोबारा इसको इंक्लूड किया है आपका, क्योंकि ये लेक्चर पहले नहीं थे ना, आपके 2 लेक्चर जो थे। तो ये आपके कैसे शो होता है कैलेंडर में? मेरे को नहीं पता आपके कैसे शो होता है ये। पर्टिकुलर डे पे ही आपको आता है कि जहाँ नेक्स्ट आपके पूरा ये मंथ बेसिस पे ये पूरे का पूरा कैलेंडर है आपके पास?
तो वीकली बताओ। बेसिस शो होता, हैं? वीकली डेली? बेसिस के शो होता according. सर। हाँ, डेली बेसिस पे ही आता है ना आपको भी ये? यस सर, यस सर। अच्छा सर, चलो वो मैं फिर उसमें देखूंगा कि नेक्स्ट टाइम। ये तो मैंने कल किया था, आई वाज अवेयर, तो पता नहीं उसी से हुआ है या पहले था मेरे ख्याल। कल जो मैंने किया है उसी से ही हुआ है ये उसमें। तो ठीक है, ये मेरी ये आपको रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरह से आप जो आज किसान मेला है, आज नहीं तो अगर नहीं, इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू सी, देन यू मस्ट सी इट टुमारो। आप इसको देखो, इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। तो वी फिनिश आवर सेशन हियर। यही था जो मैंने आज आपको बताना था। तो नेक्स्ट वीक वी विल मीट अगेन। ठीक है, ओके, ऑल दी बेस्ट देन। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू।